चैप्टर 17 फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है। हमने फर्स्ट पार्ट में फंडामेंटल राइट्स के बारे में डिटेल में पढ़ा था। इस पार्ट में हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या हैं? राइट विदाउट ड्यूटीज़ आर मीनिंगलेस। अगर हमारे कुछ अधिकार हैं और हमारे कुछ कर्तव्य ना हों, हम कुछ काम ना करें, ठीक है, हमारे लिए राइट के साथ साथ ड्यूटीज़ भी ज़रूरी हैं। अगर हमें अधिकार मिले हैं तो हमें कुछ ना कुछ कर्तव्य भी करने पड़ेंगे। राइट के ड्यूटीज़ के बगैर राइट क्या हैं? मीनिंगलेस हैं। इट हैज़ बीन राइटली सेड, इफ़ ए पर्सन डज नॉट परफॉर्म हर ड्यूटीज़ अदर कैन नॉट इन्जॉय देयर राइट। ये बहुत अच्छी बात कही गई है, एक लाइन कही गई है कि अगर कोई पर्सन अपनी ड्यूटी को सही तरह से नहीं परफॉर्म करता तो अदर कैन नॉट इन्जॉय देयर राइट, और दूसरे उसके अपने अधिकारों को इन्जॉय नहीं कर पाएंगे। यानी कि अगर हमें अधिकारों को इन्जॉय करना है तो हमें अपनी ड्यूटीज़ भी निभानी पड़ेंगी। दस ड्यूटीज़ प्रीसीड राइट्स। तो इसलिए कहते हैं कि भाई अधिकारों से पहले क्या आते हैं? कर्तव्य आते हैं। अधिकार अगर हमें चाहिए तो हमें कर्तव्यों का पालन करना पड़ेगा। देयरफॉर इट वाज in 1976 that fundamental duties were added to Indian Constitution through 42nd amendment। देखो इससे पहले 1976 से पहले जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ नाम की कोई चीज़ नहीं थी। इसको कब शामिल किया गया? इसको शामिल किया गया, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को शामिल किया 1976 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया एक अमेंडमेंट के द्वारा, 42nd अमेंडमेंट के द्वारा। ओरिजिनली देयर वाज 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़, और जब इसको शामिल किया गया तब कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ बताई गई थी? तब 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ बताई गई थी। बट नाउ दे आर 11, मगर अब वो कितनी हो गई हैं? 11 हो गई हैं। Fundamental duties are obligation and every citizen is expected to perform them। फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या हैं? ऑब्लिगेशंस हैं, ये हमारे एक तरह के नैतिक कर्तव्य हैं, ठीक है, और सभी सिटीजन जो भी भारत के सिटीजन हैं उनको इसका पालन करना चाहिए। तो इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। इसमें कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज़ लिखी हैं जिसको हर एक जो सिटीजन ऑफ इंडिया को पालन करना चाहिए? टू अवॉइड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल एंड इंस्टीट्यूशन, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। टू अवॉइड का मतलब है पालन करना, अपने संविधान का पालन करना, इसकी रिस्पेक्ट करना, जो इसके आदर्श हैं इसकी रिस्पेक्ट करना, और जो भी इंस्टीट्यूशन हैं, ठीक है, उनका आदर सम्मान करना। नेशनल फ्लैग जो हमारा राष्ट्रीय झंडा है उसका सम्मान करना, और नेशनल एंथम जो हमारा राष्ट्रीय गान है उसका सम्मान करना, ठीक है। तो ये हमारी क्या है? ड्यूटीज़ हैं। जैसे आप स्कूल वगैरह में या कहीं पे भी अगर राष्ट्रीय गान बजता है तो हम क्या करते हैं? एकदम से सावधान की अवस्था में खड़े हो जाते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? एक तरह से उसका सम्मान कर रहे हैं। ऐसी नेशनल फ्लैग को हम कभी भी नीचे नहीं गिराते, कभी भी मतलब उसको गंदा मंदा नहीं रखते, ठीक है। तो हम उसका क्या कर रहे हैं? एक तरह से नेशनल फ्लैग का सम्मान कर रहे हैं। तो ये हमारी क्या है? ड्यूटी है। दूसरा क्या है भाई? दूसरी ड्यूटी क्या है? टू चेरिश द फॉलो द नोबल आइडियल विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम। जो हमारा आइडियल था, जो हमारे आदर्श थे, ठीक है, जो कब थे? जिसने उन आदर्शों के दम पर हमने जो स्वतंत्रता ली थी, स्ट्रगल किया था, ठीक है, उन जो आदर्शों का हमें फॉलो करना चाहिए, उनका पालन करना चाहिए, उन्हें संभाल कर रखना चाहिए, ठीक है। वो आदर्श क्या थे? आज़ादी के आदर्श क्या थे? इक्वालिटी थे, ठीक है, न्याय था, हमें सबको इक्वालिटी मिलनी चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। तभी इन आदर्शों को लेकर ही हमने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और हमारा देश आज़ाद हुआ। तीसरा है टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेंटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। और अपनी जो भी हमारी यूनिटी है, इंटीग्रिटी है, एकता है, और हमारी जो खुद का शासन है उसका क्या करना? उसको प्रोटेक्ट करना। फोर्थ पॉइंट है टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। टू डिफेंड द कंट्री, और अपनी जो डिफेंड करना, कंट्री की रक्षा करना, अपने देश की रक्षा करना, और रेंडर का मतलब होता है सहायता देना, और
नेशनल सर्विस, जब भी देश को हमारी ज़रूरत हो, मदद की ज़रूरत हो, जब भी हमें बुलाया जाए, एक आम नागरिक को भी बुलाया जाए, तो उसकी जल्दी से उसकी क्या करना भाई, देश की सहायता करना, देश के लोगों की सहायता करना, ये भी हमारी ड्यूटी है। फिफ्थ है टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंगस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन, टू प्रमोट हारमनी, और हमने हारमनी को मतलब मिलजुल के रहना है, ठीक है, कॉमन ब्रदरहुड भाईचारा बढ़ाना है, ठीक है, लोगों के बीच में, इंडिया के लोगों के बीच में, ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारी ड्यूटी है। और टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन, और जो भी वुमेन का, जो स्त्रियों का मान सम्मान है, अगर उस पर कोई मतलब जो भी मतलब अनादरपूर्ण व्यवहार करता है, उनके साथ जो भी गलत व्यवहार करता है, उन सबको क्या भाई छोड़ना, ये भी हमारा क्या है, एक कर्तव्य है। कि मतलब हम किसी भी जो हमारे भारत की स्त्री है या कोई बाहर से कोई आता है, ठीक है, बाहर से कोई औरत आती है, दूसरे देश से भी आती है, या हमारे भारत की जो भी नागरिक है, उसके साथ, उन लेडीज़ के साथ सम्मान से रहना, उनका आदर करना, ये भी हमारा क्या है, कर्तव्य है। सिक्स्थ पॉइंट है टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ ओवर कंपोजिट कल्चर, जो भी हमारा कल्चर है, हमारी संस्कृति है, उसको प्रिजर्व करना, बचा के रखना, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सेवन्थ पॉइंट है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल environment including forest, lakes, river and wildlife, and to have compassion for all living creatures, और हमारा क्या कर्तव्य है, हमारी क्या ड्यूटी है, जो भी हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट है उसकी रक्षा करना, उसको बचाना, जैसे कि जंगल, झीलें, नदियाँ और वाइल्ड लाइफ जो हमारी, उसको बचाना, और कंपैशन का भाव रखना। हमारा क्या भाई, हमारे मन में दया होनी चाहिए, किसके प्रति, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, जितनी भी लिविंग क्रिएचर हैं, उन सब के प्रति हम में क्या होनी चाहिए, दया होनी चाहिए। क्योंकि इस पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली जो माना जाता है, वो इंसान को ही माना जाता है, आदमी को ही माना जाता है, वो किसी को भी नष्ट कर सकता है। अब इतनी पावर आ गई है उसमें, तो आदमियों में क्या होना चाहिए भाई, दया भाव होना चाहिए, सभी जानवरों के प्रति, सभी पेड़ पौधों के प्रति, ठीक है, दया भाव रखना, ये भी हमारी क्या है, ड्यूटी है। टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, और हमारे अंदर किसका विकास होना चाहिए, साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए हमारा, जो हमारा सोचने का दृष्टिकोण है, सोचने का जो तरीका है, वो वैज्ञानिक तरीका होना चाहिए, साइंटिफिक तरीका होना चाहिए। हमें अंधविश्वास या दूसरी ऐसी छोटी मोटी बातों में नहीं पड़ना चाहिए। हमारे अंदर इंसानियत होनी चाहिए, एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, और हम में इंक्वायरी यानी कि हम कोई भी मतलब कि हमें ऐसी भावना होनी चाहिए, हमारी इंक्वायरी की भावना होनी चाहिए, पूछताछ की भावना होनी चाहिए, ऐसी नहीं कि किसी की बात पर भी हम विश्वास कर लें, ठीक है, हमें उसकी जांच पड़ताल करनी चाहिए अगर कोई बात करता है। एंड रिफॉर्म का मतलब है कि हमें सुधार के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। अगर कोई अच्छी बात कहता है तो उसको मान लेना चाहिए, अगर कोई किसी के धर्म में या किसी की जाति वाति में कुछ ऐसे कुछ गलत बातें हो रही हैं जिसको सुधारना आवश्यक है, तो उसको सुधारने के लिए तैयार रहना चाहिए, हमें रिफॉर्म के लिए तैयार रहना चाहिए, ये भी हमारी ड्यूटी है। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्जोर वायलेंस, और हमें जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, जो भी सरकारी संपत्ति है, जिसको भी पब्लिक इस्तेमाल करती है, उसको बचाना चाहिए, और जो भी वायलेंस है, लड़ाई झगड़े को त्यागना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, ये भी हमारा कर्तव्य है। अगला है टू स्ट्राइव टूवर्ड एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सो डैट द नेशनल कंस्टेंटली राइजेज टू हायर लेवल ऑफ एंड्योर एंड अचीवमेंट, और हमें क्या करना चाहिए, ऐसा प्रयत्न करना चाहिए, हमें खुद का भी विकास करना चाहिए, और कलेक्टिव एक्टिविटी और अपने समूह का, अपने समाज का मिलजुल कर विकास करना चाहिए। हमारे अंदर ऐसी भावना होनी चाहिए, और अपने देश को ऊंचा उठाने की हमारी क्या होना चाहिए, हमेशा प्रयत्न होना चाहिए। नेक्स्ट है पेरेंट्स एंड गार्जियन शुड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू हर children or ward between the age of 6 and 14 years added by 86th amendment in 2002, और जो भी हमारे माता पिता हैं, गार्जियंस हैं, उनका ये ड्यूटी है कि अपने जो बच्चे हैं उनके
6 से 14 साल के बच्चे हैं उनको वो क्या करें भाई, शिक्षा प्रदान करें, उनको शिक्षा से वंचित ना करें, ये भी हमारा कर्तव्य है। ठीक है, तो ये हमारी होगी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़। अब हम पढ़ेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये क्या होता है इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या होता है? द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर गाइडलाइन। ये क्या है? गाइडलाइंस हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं। ठीक है, गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई ये क्या है? गाइडलाइंस हैं, इंस्ट्रक्शन है। द गवर्नमेंट at all level are expected to frame their policies in accordance with this principle with an aim to achieve our national goals and establish a welfare state in India। और जो हमारी सरकार है इन्हीं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को देखकर, इन्हीं गाइडलाइन को देखकर कोई भी नीतियां बनाती हैं जिससे कि हमारा नेशनल गोल अचीव हो सके और हमारा जो देश है उसमें सभी की क्या हो सके, वेलफेयर स्टेट बन सके, सभी की भलाई हो सके। इन्हीं डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो हैं इन्हीं गाइडलाइन को देखकर पॉलिसीज़ बनती हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कंसिडर्ड दीज गाइडलाइंस एज पावरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया फ्रॉम ए पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इनटू ए इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी। और जो भीमराव अम्बेडकर जी तो ये मानते थे कि ये जो गाइडलाइन है, ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की गाइडलाइंस हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अगर हमारा देश, देखो हमारे देश को पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तो मिल गई है, हमारे देश में राजतंत्र तो आ गया है। राजतंत्र आने के लोकतंत्र आने के बाद क्या है भाई, हमें इकोनॉमिक और सोशल डेमोक्रेसी भी लानी है। हमें अपने देश के सभी लोगों को अपना आर्थिक रूप से सभी के पास धन धान्य हो, सभी के पास मतलब इतना पैसा हो कि सभी अपना गुजारा ढंग से कर सकें। और सोशल डेमोक्रेसी, समाज में सभी का आदर सम्मान हो, सभी को आदर सम्मान मिले। ठीक है, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल पॉलिसी इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती है। अब देखो क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या है, इसको बांटा गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को 4 भागों में बांटा गया है। ऑल्दो द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर इन लार्ज नंबर, बहुत ज़्यादा नंबर में हैं, बट दे हैव बीन ग्रुप्ड इनटू 4 मेन कैटेगरी। इनको 4 कैटेगरीज में बांटा गया है। दे आर इकोनॉमिक्स प्रिंसिपल, सोशल प्रिंसिपल, गांधीयन प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल रिलेटेड टू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। इनको 4 पार्ट में बांट दिया गया है। इकोनॉमिक प्रिंसिपल, सोशल प्रिंसिपल, गांधीयन प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल रिलेटेड टू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ओनली 2 प्रिंसिपल फ्रॉम ईच कैटेगरी आर बीइंग बिलो टू मेक यू अंडरस्टैंड एंड नेचर ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल। इसके इन सभी के सिर्फ 2 हमें क्या दिए हुए हैं भाई, 2 फ्रॉम ईच कैटेगरी अंडरस्टैंड टू नेचर ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल। इसकी सिर्फ 2 हमको दे रखे हैं। ओनली 2 प्रिंसिपल फ्रॉम ईच कैटेगरी, हर एक कैटेगरी के सिर्फ 2 प्रिंसिपल दे रखे हैं। इससे भी ज़्यादा हैं, ये समझाने के लिए आपको दे रखे हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या होते हैं। सबसे पहला पार्ट था हमारा इकोनॉमिक प्रिंसिपल। इकोनॉमिक प्रिंसिपल में क्या आएंगे, टू सिक्योर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन। इसमें क्या होता है कि भाई क्या गाइडलाइन है कि अगर चाहे वो आदमी हो चाहे वो औरत हो, अगर वो इक्वल काम कर रहा है तो उसको इक्वल पे भी मिलनी चाहिए। ये तो बात बिल्कुल सही है। दूसरा है टू प्रोवाइड एडुकेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड फॉर ऑल, और सभी को अपना गुजारा चलाने के लिए साधन मिलने चाहिए। ठीक है, कि सभी का काम चल जाए। तो ये क्या है, इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स हैं। उसके बाद है सोशल प्रिंसिपल्स क्या है, टू मेक एफर्ट टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड पब्लिक हेल्थ। जो सोशल प्रिंसिपल में क्या आ जाएगा कि भाई जो भी हमारी जो पब्लिक हेल्थ है, लोगों की जो हेल्थ है या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, रहने का तरीका, उसको बढ़ाया जाए। टू गार्ड चिल्ड्रन अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन एंड मोरल डिग्रेडेशन, और बच्चों की क्या की जाए भाई, शोषण से एक रक्षा की जाए कि बच्चों के साथ कोई गलत व्यवहार ना करे, बच्चों के साथ कोई शोषण ना करें और उनका नैतिक पतन ना हो, इसका भी ध्यान रखा जाए। ये है सोशल प्रिंसिपल। फिर आ गया गांधीयन प्रिंसिपल। गांधी जी के बारे में तो आप पता ही है, गांधी जी किस किस का पक्ष करते थे। उसके 2 प्रिंसिपल ले रखे हैं हमने। टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत। गांधी जी कहते थे कि विलेज पंचायत को हमें ज़्यादा अधिकार देने चाहिए, क्योंकि गांव
से ही हमारा देश का विकास होगा। तो और विलेज पंचायत जो हमारे अब हमारे देश में हर जगह ये लागू है। टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री क्या होती है? ऐसी छोटी इंडस्ट्री होती है जिसको छोटे पैमाने पर लगाया जाता है। इसमें बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ नहीं होती, इसमें छोटा छोटा सामान बनता है जिसको आसानी से लोग घर में ही बना लेते हैं, तो उसको प्रमोट करना चाहिए। अब नेक्स्ट है, और फोर्थ है इसका डी है, प्रिंसिपल रिलेटेड टू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी टू मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन बिटवीन नेशन। सारे देशों के बीच में, दुनिया के जितने भी देश हैं आपस में, अड़ोसी पड़ोसी का देशों का क्या होना चाहिए? उनके बीच में सम्मानपूर्वक व्यवहार होना चाहिए, अच्छे रिलेशन होने चाहिए। टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, और क्या करना चाहिए भाई? किसी देश को शांति और सुरक्षा की को प्रमोट करना चाहिए। अब नेक्स्ट है, ये तो हमने पढ़ लिया। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस ऑफ अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसका फ़ायदा क्या है? दो द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर नॉन जस्टिसिएबल येट दीज आर द मोरल ऑब्लिगेशंस ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट एट ऑल लेवल टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल। दो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ जो है पॉलिसी है वो नॉन जस्टिशिएबल है, यानी कि इस पे इसको करने पे हम मजबूर नहीं हैं, हम चाहे इसको माने चाहे ना माने, इस पे कोई भी केस नहीं हो सकता। ये जो हमने अभी 4 प्रिंसिपल अभी इसके पढ़े थे। येट दीज आर द मोरल, और फिर भी ये क्या है? हमारे नैतिक कर्तव्य हैं, नैतिक ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट इन्हीं को देखकर लोगों की जो वेलफेयर की जो भी पॉलिसीज़ हैं वो बनाती हैं। मैनी डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैव बीन इम्प्लीमेंटेड एंड दे हैव बिकम आइदर लेजिस्लेशन और फंडामेंटल राइट। और इनमें से कई ऐसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं जो अब क्या बन चुके हैं? या तो कानून बन चुके हैं, लेजिस्लेशन, या तो विधि विधान से कानून बन चुके हैं, या फिर उनको फंडामेंटल राइट्स बना दिया गया है। सच एज, उसमें से कुछ एग्जांपल रखे हैं। राइट टू एजुकेशन हैज़ बिकम ए फंडामेंटल राइट। पहले ये क्या था? राइट टू एजुकेशन किस में था? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की गाइडलाइंस में था, मगर अब इसको फंडामेंटल राइट बना दिया गया है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हैज़ बीन पास्ड, और ये अभी आपने पढ़ा था। और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को अब क्या बना दिया गया है कि एक तरह से कानून बना दिया गया है। थर्ड है, नेशनल कमीशन फॉर द वेलफेयर ऑफ वुमेन हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड, और औरतों को मतलब औरतों की भलाई के लिए क्या बनाया गया है? नेशनल कमीशन ऑफ वेलफेयर ऑफ वुमेन बनाया गया है, एक कमीशन बनाया गया है। फोर्थ है, राइट टू वर्क हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड फॉर द रूरल इन एम्प्लॉयमेंट अंडर मनरेगा। मनरेगा का फुल फॉर्म अगर कहें तो महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो इसमें क्या है भाई? राइट टू वर्क, सभी को काम मिलना चाहिए, कोई बेरोजगार नहीं रहना चाहिए, उसके लिए क्या किया गया है? मनरेगा की पॉलिसी लाई गई है। मनरेगा की पॉलिसी के तहत सभी लोगों को काम मिलता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेकुलरिज्म। इसमें क्या होता है? अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया सेकुलरिज्म हैज़ टू एस्पेक्ट। वन इज़ डैट एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया इज़ फ्री टू बिलीव इन एंड प्रैक्टिस एनी रिलीजन ऑफ हियर ओन चॉइस। अब देखो इसका मतलब क्या है कि जो हमारे जो देश है, हमारे देश के जो नागरिक हैं, इज़ फ्री टू बिलीव इन एंड प्रैक्टिस एनी रिलीजन। किसी को भी हम मान सकते हैं, किसी भी धर्म में हम अपना विश्वास रख सकते हैं, और किसी भी धर्म को हम मान सकते हैं, ये हमारी चॉइस है। इसी को बोलते हैं हम सेकुलरिज्म। हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी तरह से पूजा कर सकते हैं, और हमारी जो भी धार्मिक भावनाएं हैं हम उनको व्यक्त कर सकते हैं। ये इसी को क्या बोलेंगे? सेकुलरिज्म कहेंगे। इट आल्सो इम्प्लाइज डैट एवरी रिलीजियस ग्रुप हैज़ फ्रीडम टू मैनेज इट्स ओन अफेयर। और सभी जितने भी रिलीजियस ग्रुप हैं सभी को अपने ढंग से कुछ भी करने का अधिकार है। अपने जो धार्मिक जो भी वो करना चाहता है उसको अधिकार है। अपने धर्म के बारे में जो भी वो अच्छी बातें हैं, ठीक है, समाज में अपने धर्म को अगर वो बढ़ाना चाहता है तो बढ़ा सकता है, ठीक है। सभी धर्मों के लोग आपस में मिलकर बैठ सकते हैं, अपने अपने धर्म की चर्चा कर सकते हैं। सभी को अपना
पूजा करने का अधिकार है, अपना अपने ढंग से रीति रिवाज जैसे भी उनके धर्म में है उसको मानने का अधिकार है। द सेकंड एस्पेक्ट इज दैट द स्टेट विल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी ग्रुप और इंडिविजुअल ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। अब दूसरा इसका वो क्या है, सेकुलरिज्म का पक्ष क्या है कि भाई जो हमारा देश है विल नॉट डिस्क्रिमिनेट, किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, किसी भी ग्रुप के साथ और किसी भी इंडिविजुअल के साथ ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, उसके धर्म के आधार पर यहाँ पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। इट मीन्स डैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्जर्व स्ट्रिक्ट impartiality toward all religion and does not propagate any religion। और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया है कि हम क्या रहेंगे, इम्पार्शल टुवर्ड द ऑल रिलीजन, हम किसी भी धर्म की ओर अपना झुकाव नहीं रखेंगे, हम इम्पार्शल होंगे, ठीक है। और डज नॉट प्रोपोगेट एनी रिलीजन, और किसी भी रिलीजन को प्रोपोगेट नहीं करेंगे। हमारे देश का कोई भी एक धर्म नहीं होगा, हम सभी धर्मों को मानेंगे, ठीक है। दिस impartial attitude of being secular has been guaranteed in several ways at various places in constitution। और ये जो impartial attitude है हमारा कि हम सभी को बराबर समझेंगे, ठीक है, यही ही एक तरह की क्या है, सेकुलर हैज़ बिन गारंटीड इन सेवरल वेज एट वेरियस प्लेसेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। यही हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है, इसकी गारंटी दी गई है। फॉर एग्जांपल द प्रीएम्बल इटसेल्फ हैज़ एश्योर्ड लिबर्टी ऑफ बिलीफ फेथ एंड वर्शिप। और हमारे प्रीएम्बल में क्या दिखाया, क्या लिखा गया है, क्या किसकी एश्योरिटी दी गई है, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, हम किसी पर भी विश्वास कर सकते हैं, किसी भी धर्म में विश्वास कर सकते हैं या किसी भी तरह से पूजा कर सकते हैं। सिमिलरली द प्रोविजन डैट एस्टेब्लिश सेकुलरिज्म आर आल्सो देयर इन द फंडामेंटल राइट। और फंडामेंटल राइट में भी इसका प्रोविज़न दिया गया है कि हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी तरह से पूजा पाठ कर सकते हैं। इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल अपॉर्चुनिटी टू सिक्योर ए जॉब विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन। और किसी के भी मतलब किसी से भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, धर्म के आधार पर सभी को बराबर समझा जाएगा, सभी को बराबर जॉब दी जाएगी, नौकरी दी जाएगी। एंड द फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड वर्शिप एंड एम्पल गारंटी ऑफ सेकुलरिज्म। और सभी को अपना धर्म और अपनी पूजा पाठ करने का सभी को एक तरह से सेकुलरिज्म में क्या दी जाएगी, एक तरह से गारंटी दी जाएगी कि वह कोई भी धर्म को अपना सकता है और किसी भी तरह से अपना पूजा पाठ कर सकता है। Beside this, right to freedom of religion allows full freedom to all citizens as well as in alien in the religious matter। और हमारे जो देश में सभी को क्या है, फ्रीडम है, ठीक है, सभी को रिलीजियस फ्रीडम है। और जितने भी बाहर के जो लोग आते हैं, एलियन का मतलब अगर कोई विदेशी भी आता है तो उसको भी एक तरह से रिलीजियस मैटर में फ्रीडम दी जाती है। दे कैन वर्शिप द वे दे लाइक, वो अपनी इच्छा से जिस तरह से पूजा करना चाहें वो पूजा कर सकते हैं, बट विदाउट इंटरफेयरिंग विद द रिलीजियस बिलीफ एंड वेज ऑफ वर्शिप ऑफ अदर। मगर ऐसा नहीं होगा कि वो दूसरों को क्या करें भाई, दूसरे के जो विश्वास है, दूसरे के धर्म पर चोट पहुंचाएं, दूसरे के जो तरीके हैं पूजा के तरीके उन पर बाधा डालें, ठीक है। हमारे देश में आज़ादी तो है हर तरह का धर्म को अपनाने की, मगर ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि वो दूसरे के धर्म को कुछ गलत कहे, दूसरे के धर्म विश्वास के बारे में कुछ गलत कहे। तो उसके बाद आ गया भाई सिग्निफिकेंस क्या है इसका फ़ायदा क्या है। The concept of secularism is based on equal treatment to all the religions। सभी को कंसेप्ट क्या है, सभी को इक्वल समझा जाएगा रिलीजियस आधार पे। सेकुलरिज्म इज़ नॉट मेरली डिज़ायरेबल बट एसेंशियल फॉर द हेल्दी एक्सिस्टेंस ऑफ प्लुरलिस्ट सोसाइटी सच एज आवर्स। और जो सेकुलरिज्म है वो हमारी सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारी सोसाइटी है वो क्या है, प्लुरलिस्ट है सोसाइटी है, यानी कि यहाँ पे अनेक धर्मों के लोग रहते हैं, भिन्न भिन्न तरह के लोग रहते हैं, ठीक है। उसकी एग्जिस्टेंस के लिए ये क्या है, ज़रूरी है। अगर हम सिर्फ एक ही धर्म को मानने लग जाएं, क्योंकि हमारे देश में तो अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, तो हमारे देश की एकता खराब हो जाएगी अगर हम ऐसा नहीं करते, सेकुलरिज्म को नहीं अपनाते। इंडियन सेकुलरिज्म इज़ रिलेटेड
to the constitutional values of liberty, equality, justice and fraternity. Secularism is important for the India for the following reasons. जो हमारा सेकुलरिज्म है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे देश की आज़ादी। ये किसके आधार पे कौन सी वैल्यूज़ को अपनाता है? ये लिबर्टी, आज़ादी, बराबरी, न्याय और भाईचारा, ठीक है, इसको बढ़ावा देता है। ये क्यों ज़रूरी है? इट एनेबल्स पीपल टू डिफरेंट रिलीजन टू लिव इन हार्मनी विद अदर फेथ। और ये हमारे देश के लोगों को क्या देता है? एक डिफरेंट रिलीजन है जो हमारे देश में, उनको आपस में प्रेम प्यार से रहने का बताता है। इट इज़ ए पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी विच ग्रांट्स इक्वल राइट। और ये डेमोक्रेसी का पार्ट है जिससे हमें क्या मिलता है? इक्वल राइट्स मिलते हैं। इट प्रोटेक्ट द राइट गिवन टू द माइनॉरिटी। और ये जो माइनॉरिटी हैं, जो लोग कम होते हैं संख्या में, उनको ये क्या देता है? इक्वल राइट देता है। इट सेफगार्ड डेमोक्रेसी बाय लिमिटिंग द पावर ऑफ मेजोरिटी। और ये क्या करता है भाई? लोकतंत्र को सेफ गार्ड करता है, बचाता है, बाय लिमिटिंग द पावर ऑफ मेजोरिटी। जो मेजोरिटी की पावर है उसको क्या करता है? ये लिमिटेड करता है कि मेजोरिटी माइनॉरिटी पे दबाव ना डाले। अब आ गया उसके बाद डू यू नो। डू यू नो में क्या है? इंस्पाइट of so many provisions already existing in the constitution, the word secular was introduced in the preamble in 1976। और ये ये वर्ड हमने पढ़ा है सेकुलर, इसको कब हमारे प्रियम्बल में इंट्रोड्यूस किया गया? उससे पहले नहीं था। कब किया गया? 1976 में, 42nd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में। द पर्पस बिहाइंड एडिंग दिस वर्ड इन द प्रियम्बल वाज मेनली टू रिटेरेट दैट सेकुलरिज्म वाज ए पार्ट ऑफ द बेसिक आइडियोलॉजी ऑफ इंडिया। इसको प्रियम्बल में इसलिए शामिल किया गया, ये बताने के लिए कि जो सेकुलरिज्म है वो इंडिया का एक मतलब बेसिक आइडियोलॉजी है। हमारे देश की सोच यही है कि सभी धर्मों का आदर किया जाए। द इंक्लूजन सिंपली एम्फेसिस दैट द इंडिया डज नॉट हैव एनी स्टेट रिलीजन। और ये इसका इंक्लूजन इसलिए किया गया, इस पे जोर देता है ये कि हमारे देश का कोई एक धर्म नहीं होगा या नहीं है। अब उसके बाद आ गया भाई इंडियन सेकुलरिज्म, ठीक है। इसमें क्या है? मैनी ए टाइम द गवर्नमेंट डज नॉट स्ट्रिक्टली फॉलो द पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस विद द रिलीजियस मैटर एंड प्रैक्टिस। और जो सरकार है वो अधिकतर क्या भाई, किसी के मतलब इंटरफेयर नहीं करती किसी भी धर्म में, और किसी भी जो धर्म के जो आगे बातें होती है उसमें कम ही क्या करती है? इंटरफेयर करती है। टू रिस्पेक्ट द सेंटिमेंट ऑफ ऑल रिलीजन, सभी रिलीजन का जो रिस्पेक्ट करने के लिए द गवर्नमेंट समटाइम्स मेक्स सर्टेन एक्सेप्शंस फॉर ए पर्टिकुलर कम्युनिटी। और कभी कभी क्या भाई, किसी कम्युनिटी को क्या दे देती है? विशेष अधिकार भी दे देती है। फॉर एग्जांपल द वेयरिंग एंड कैरिंग ऑफ कृपान इज इंक्लूडेड इन द सिख रिलीजन। जो सिख होते हैं, हमारे जो सिख भाई हैं, वो क्या करते हैं? वेयरिंग एंड कैरिंग ए कृपान इज इंक्लूडेड इन द सिख। वो क्या करते हैं? अपने साथ एक कृपान रखते हैं, एक चाकू सा रखते हैं, ठीक है। वो क्या है? उनका एक सिख मतलब एक सिंबल लगा लो, ठीक है। सिख धर्म में ऐसी कृपान रखी जाती है, तो उसको अलाउड किया गया है। वैसे तो कोई नहीं रख सकता ऐसी चीज़, हथियार वगैरह नहीं रख सकता, वो एक तरह का हथियार है, मगर सिख रिलीजन में उसको अलाउड किया गया है। सो दे आर अलाउड टू कीप ए कृपान, उनको एक कृपान रखने के लिए अलाउड किया गया है। विद दैम ए रिलीजियस सिंबल के तौर पर उनको कृपान रखने के लिए अलाउड किया गया है। सिमिलरली द वेयरिंग ऑफ पगड़ी, इसी तरह से सिख भाई जो हैं हमारे, वो क्या पहनते हैं? पगड़ी पहनते हैं सिर के ऊपर। वो क्या है? उनका एक रिलीजियस सिंबल है। सो द सिख्स आर अलाउड टू वेयर पगड़ी इन स्कूल और अदर इंस्टीट्यूशन। और उनको जो सिख होते हैं वो क्या है भाई, स्कूल में भी पगड़ी पहन के आते हैं, और दूसरे इंस्टीट्यूशन हैं वहाँ पर भी वो पगड़ी पहन कर आते हैं। उनको पगड़ी हर जगह अलाउड है। द इंटरवेंशन ऑफ स्टेट इन द रिलीजियस एंड सोशल प्रैक्टिसेस ऑफ ए पर्टिकुलर रिलीजन मे बी एम्ड एट इरेडिकेटिंग सर्टेन सोशल इविल्स विच आर ए स्टिग्मा इन द नेम ऑफ द प्रेजेंट सिविलाइज्ड सोसाइटी। द इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट, और स्टेट कब किसी के धर्म और किसी की जो सोशल प्रैक्टिस में कब इंटरफेयर करती है? तब करती है जब ऐसा लगता है कि किसी बुराई को, अब किसी सोशल ईवल को दूर करना है, और जो हमारे समाज के माथे पर एक तरह का कलंक है, तब स्टेट जो है वो कुछ इंटरफेयर कर सकती है किसी के रिलीजन में। फॉर एग्जांपल द प्रैक्टिसेस ऑफ अनटचेबिलिटी बाय द सो कॉल्ड अपर कास्ट
toward the low caste has been abolished because it is based on discrimination and violate the fundamental right। जैसे फॉर एग्जांपल एग्जांपल दिया है कि भाई पहले छुआछूत बहुत होती थी, जो अपर कास्ट है वो लोअर कास्ट पर बहुत ज़्यादा अत्याचार करती थी, छुआछूत की भावना रखती थी। अब उसको ख़त्म कर दिया गया है, ठीक है, ताकि कोई भी किसी के साथ भेदभाव ना करे और किसी के फंडामेंटल राइट को वायलेट ना करे। तो ऐसे जो हमारे जो समाज में गंदी बातें थी उनको हमने दूर कर दिया है। सिमिलरली पर्सनल लॉ बेस्ड ऑन रिलीजन कैन बी अमेंडमेंट थ्रू द स्टेट इंटरवेंशन इफ़ दे गो अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी एंड जस्टिस। इसी तरह से पर्सनल लॉ को भी जो रिलीजन के ऊपर बने हुए हैं, धर्म के ऊपर बने हुए हैं, उनको चेंज किया जा सकता है, अमेंड किया जा सकता है स्टेट के द्वारा, क्योंकि अगर वो किसी की इक्वालिटी, लिबर्टी और जस्टिस को अगर वो चोट पहुंचाते हैं तो उन नियमों को, उन कानूनों को, उन धार्मिक अनुष्ठानों को बदला जा सकता है। फॉर एग्जांपल राइट ऑफ इनहेरिटेंस इन सम कम्युनिटीज़ हैज़ बीन अमेंडमेंट। और राइट ऑफ इनहेरिटेंस यानी कि वसीयत का जो होता है, वसीयतनामा होता है, वो कुछ कम्युनिटीज़ में क्या किया गया है, अमेंड किया गया है। ऑल्दो द स्टेट फंडिंग टू द रिलीजियस इंस्टीट्यूशन इज़ नॉट परमिसिबल। जबकि क्या है भाई, जो कोई राज्य है या कोई देश है हमारा, वो किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूट को फंडिंग नहीं कर सकता, पैसे से मदद नहीं कर सकता, फिर भी येट द स्टेट कैन गिव, फिर भी वो उसको फाइनेंशियल मदद दे सकता है प्रेफरेंशियल बेसिस टू सम ऑफ द रिलीजियस कम्युनिटी फॉर देयर वेलफेयर एंड अपलिफ्टमेंट। किसी धार्मिक मतलब कम्युनिटी को उसकी भलाई करने के लिए और उसको ऊंचा उठाने के लिए सरकार उसकी मदद कर सकती है। सो सम स्पेशल ग्रांट कैन बी प्रोवाइडेड टू देम, और उनको कुछ स्पेशल ग्रांट दी जा सकती है। तो ये हमारा लेसन हो गया कंप्लीट। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।